विच डे इज 10th अक्टूबर 2027। तो यहाँ हमें देखना है कि कितने ऑड डेज हैं टिल 2027। तो 2027 में 2000 से शुरू करेंगे तो 2000 तक ये 400 से डिविजिबल है तो 0 ऑड डे हो गए। अब 26 ईयर और फिर एक ईयर जो कि अक्टूबर तक है वो 27 है। तो 26 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और नॉर्मल में 1 ऑड डे होता है। क्योंकि 365 एंड 366 डेज होते हैं तो इसमें 1 होता है और 366 में 2 होते हैं। तो 26 में 2004 आएगा, एक 2008 आएगा, एक 2012, देन 2016, 20, 24, फिर 28 आएगा। तो वो तो हमें नहीं लेना है। 27 को अभी हम काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 इंटू 2 12 ऑड डेज आ गए लीप ईयर के। अब जो ऑर्डिनरी हैं वो कितने में, ये 6 हमने घटा दिए तो बचे 20 साल। 20 साल में जो दिन हुए वो 20 हुए, क्योंकि हर ईयर में 1 होगा तो 20 इसमें जोड़ देंगे। सो 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 चला जाएगा, 4 रिमाइंडर होगा। सो 4 जो है ऑड डेज हैं। अब हम 27 को काउंट करते हैं कि कितने दिन हुए। 31 जनवरी के 28, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 28 डेज। देन मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31 एंड सितंबर इज 30। अक्टूबर में 10 दिन आएंगे प्लस 10। तो हम इसे ऐड करें तो 31 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो 5 इंटू 5 एंड 15, 155 डेज। 30 आया 1 2 3 टाइम्स 90 डेज एंड 28 फेब के और 10 दिस मीन्स 38। ऐड कर लें तो दिस विल बी 3 एंड 10 15 एंड 18 283। 283 को 7 से डिवाइड करेंगे। सो 280 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 से जब डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, प्लस 3 रिमाइंडर रह जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। सो 3 एंड 4 7 हो गए। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 रिमाइंडर मीन्स दिन जो है संडे है। 0 ऑड डे है मीन्स 1 ऑड डे पे मंडे होता है, 2 ऑड डे पे ट्यूसडे एंड 3 पे वेडनेसडे एटसेट्रा। कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन्स गिवन बिलो। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the statements disregarding the commonly known facts। तो सिर्फ स्टेटमेंट्स को ट्रू मानते हुए कंक्लूजन निकालना है, बाकी फैक्ट्स को अभी कंसीडर नहीं करना है। स्टेटमेंट 1, सम ग्रीन्स आर ब्लूज। सो ये ग्रीन्स है और इसमें से कुछ ये ब्लू है, तो ये ब्लू है और ये जो कॉमन एरिया है ये भी ब्लू है और ग्रीन भी है। सम ब्लूज आर ब्लैक्स। अभी कई तरह से फिगर बन सकती है कि हम यहाँ पर सम ब्लूज आर ब्लैक्स जिसमें ग्रीन है ही नहीं कोई, एक हम कह सकते हैं कि यहाँ से लिया ब्लैक और वो ब्लैक में क्या करा, यहाँ से ले लिया थोड़ा सा, तो इसमें ग्रीन भी आ गए, ब्लू भी आ गए और ब्लैक भी आ गए। सो ये हो सकती है सिचुएशन। और भी हम कह सकते हैं कि वो अंदर ही हो जाए इसके, ब्लैक जो है सम ब्लूज आर ब्लैक, पर ग्रीन है कि नहीं ये तो नहीं कह रहा, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर दें, सम ब्लूज आर ब्लैक। अब वो ग्रीन भी है, वी डोंट नो, तो मतलब ये कंक्लूजन निकल नहीं रहे। सो वी कैन से सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, यस, ये हमने यहाँ से कह दिया। देन नो ग्रीन इज ब्लैक, इस केस में आ गया नो ग्रीन इज ब्लैक।
ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, यहाँ अंदर लगा लिया, तो ऑल में मतलब ये पूरा लेना होगा, फिर हमें एक और फिगर बनेगी, वो भी पॉसिबिलिटी है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, वो इसमें आ गया है। तो ये तो कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4, हम निकाल ही नहीं सकते हैं, सो डी इज द आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस दिस? तो अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो ये 5 है और यहाँ पर कितना है, 15 हो गया, देन 745 हो गया, देन 2 में 12 में से 7 गए, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 135। तो ये क्या हो रहा है, 5 इंटू 3 एंड 15 इंटू 3 एंड 45 इंटू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हम 135 इंटू 3 करें और उसको ऐड कर दें 202 में, तो ये आएगा 15 0 एंड 4। तो 405 को अगर हम 202 में ऐड कर दें तो ये नेक्स्ट वैल्यू x आनी चाहिए, विच इज 706। तो 706 आ गई। अब हमें अगर अगली वैल्यू चेक करनी है विच इज 1822, तो हम इसे क्या करेंगे कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें जोड़ देंगे 607 में, तो दिस कम्स 15 एंड 12, तो हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए 1822। सो दिस कम्स 1215 12, देन 1 एंड 1 2 8 1। तो ये कंफर्म भी कर रहा है कि आंसर ठीक है, सी इज द आंसर। यहाँ पैसेज है, हम पैसेज को हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, देन वी विल सी इन इंग्लिश। सो क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शिक्षण संचालित करने की ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालयों की क्षमता बेहतर होगी। बी, विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकेगी। सी, हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारिक संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और तब भी हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं। डी, उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान इस अवसर का लाभ ले सकते हैं और फल फूल। तो पैसेज देखते हैं। हार्वर्ड और MIT जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय उनके वेतन पत्रक पेरोल पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की सुविधा होने के बावजूद फ्लिप कक्षा फ्लिप्ड क्लासरूम प्रारूप को तेजी से अपना रहे हैं, जहां विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरणों पर चर्चा इत्यादि करते हैं। प्रोफेसर उस चर्चा को संचालित करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने विचार देते हैं, उन अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थियों को अस्पष्ट प्रतीत होते हैं और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत कराते हैं जो प्रासंगिक हों। इन विश्वविद्यालयों ने अपनी वीडियो व्याख्यानों को पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध किया है। वे संपूर्ण विश्व के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त खंडों को लेकर उसके आधार पर पैकेज तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इंग्लिश में देखते हैं। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड and MIT, despite having the luxury of having some truly excellent teachers on their payroll, are increasingly embracing the flipped classroom format, where students listen to video lectures at home and spend class time applying their knowledge, solving problems, discussing examples, etc. Professors guide that discussion and fill in wherever necessary, explaining those bits that seem to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical.
These universities have made their video lectures available free for anyone in the world. They are also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building a package around them. Which one of the following statements best reflects the central idea of the passage given above? A. Efficacy of universities would be better in online mode of conducting classroom tuition as compared to conventional method. B. Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. C. We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet develop better human and social capital. Private sector institutions in higher education as well as coaching institutes can take advantage of this opportunity and thrive well. तो यहाँ पर ये C तो सही नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ना करें, बट B is okay. Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से सब इंफॉर्मेशन लेक्चर्स में अवेलेबल है, गिवन बाय प्रोफेसर्स फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटीज, एंड हम उसको एक पैकेज बना सकते हैं और कंटेंट को भी डाइल्यूट नहीं करना होगा. नेक्स्ट इज 52. तो हिंदी में देखते हैं जो पिछली स्लाइड में है. उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष हो सकता है? ए. हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है. निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के हमारे प्रयासों में बाधक है. हमारे नगरों के रखरखाव और विकास के लिए हमें संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है. भारत की आधारिक संरचना और संधारणीयता संबंधी समस्याओं के लिए विकास की सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति व्यवहार्य दीर्घावधि समाधान है. पैसेज है, हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुबेद है. इसके अतिरिक्त उनमें जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, किंतु हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की है. जीडीपी में हमारे नगरों का योगदान 65% है, किंतु उनमें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है. वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए अत्यावश्यक है. हमें नगर योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है और ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना होगा जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके. इंग्लिश में पैसेज देखते हैं. Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentrations of populations and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the systems to address climate change impacts. Our cities contribute to 65% of the GDP, but there are not enough facilities to cater to the needs of the people. It is important to address the issues of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solutions. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the needs of the people. तो इसमें हमें मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस निकालना है. ए. Our cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है, sufficient autonomy. B. Ever-increasing population densities is hindrance in our effort to achieve sustainable development. ये भी नहीं है कि increasing requirement increase हुई है, but it is not said कि वो hindrance है. To maintain and develop our cities
वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस। ये सही है बिकॉज इसमें कहा गया कि हमारे पास अभी तक डेवलप्ड हमने कोई सिस्टम नहीं किया है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और हमें पीपल को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, सिटीजन्स को भी, सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एक इकोसिस्टम जो कि पीपल की नीड को कंप्लीट करे। जबकि सिटीज जो है 65% जीडीपी करते हैं लेकिन एनफ फैसिलिटीज नहीं है। तो सी इज द आंसर। डी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज द वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। यहाँ ये तो कहा गया है कि पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए, सिटीजन्स को सिटी प्लानिंग में, और ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। सो आंसर इज सी। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं तो इसे करेंगे वन बाय वन। 53 J and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and special pencils of the same quality from the same store. If J bought 3 pens and 5 pencils, तो X मान लीजिए पेन की कॉस्ट है, Y जो है पेंसिल की है, तो 3X plus 5Y ये लगाए J ने, and Vijay bought 2 pens, so 2X and 7 pencils plus 7Y. Then which one of the following is correct? A pencil costs more than a pen. तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें। X is equal to 2Y, मतलब कि पेन की कॉस्ट बराबर है 2 पेंसिल की कॉस्ट के। तो ये करेक्ट नहीं। द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए पेन। नो, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ ए पेंसिल। C, the price of a pen is 3 times. No, so C is the answer. P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? तो मान लीजिए X मार्क्स लिए, ये Q ने लिए और P के हो गए X plus 40, तो Q का X मार्क्स हैं और P का हो गया X plus 40। अब Q के मार्क्स जो हैं 10% लेस हैं, तो 10% कितना हुआ है 40। 10% मार्क्स जो हैं वो 40 मार्क्स के इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 100% कितना होगा? 100% होगा 40/10 into 100, तो दिस गिव अस 400। 400 में टोटल मार्क्स थे, लेकिन Q को तो 40 कम मिले, Q को मिले 360 marks. So answer is A. A person P asks one of his 3 friends X as to how much money he had. X replied, if Y gives me 40 rupees, then Y will have half of as much as Z. But if Z gives me rupees 40, then 3 of us will have equal amount. What is the total amount of money that X, Y, Z have? तो पहले हम लास्ट वाला लिखते हैं, that equal one, that if Z gives me 40 rupees means suppose X is having X rupees, it gets 40 rupees, and this is equal to Y because all of them have same money. Y is equal to Z minus 40. Z ने 40 दे दिए, so ये इक्वल है। और दूसरे केस में अगर y ने दिए तो y माइनस 40 इज इक्वल टू x को 40 मिले, सो x प्लस 40, और ये बराबर है z के जितने हैं उसके हाफ के। तो दिस विल बी इक्वल टू y विल हैव, इसमें ये नहीं कुछ कहा गया, y विल हैव इट इज इक्वल टू z/2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर हम z को लिख दें y के टर्म में इस इक्वेशन में, तो हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू z, यहां से निकाला 2y माइनस 80 माइनस 40, सो दिस कम्स y इधर लाए y और ये उधर गया इज इक्वल टू 120, y इज 120। सो यहाँ y 120 रख दिया, तो x का हो गया 160 और z का हो गया 120 माइनस 40।
तो तीनों का हुआ 120 प्लस 80 प्लस 160. 120 plus 80 is 200 and 360. B is the answer. In a code language, mathematics is written as this. How is chemistry written in that code language? So here LM means it's written, we can write like this, mathematics. So this is mathematics, and here L is there. LM, A, B, B, then A, next is B, then T, T, S, T. So next is T, then I, H, I, H, I. H, I means this way. So ये एक हम इधर जा रहे हैं, एक बैक साइड लिख रहे हैं. So ये पैटर्न है इसका. So केमिस्ट्री का करेंगे, तो केमिस्ट्री का यहीं पर लिखते हैं. So केमिस्ट्री में पहले हमें B लिखना होगा, इसी को फॉलो करने हैं. So B आएगा, इस डायरेक्शन में गए, देन इसमें आएगा I, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो A, B, C, D, then we will come here M, N, then we will go there H, I, so H, so B, I, D, तो दो यही बचे, B, I, D, N, H, तो ये आंसर होगा. B is the answer. आगे आप देख सकते हैं, but this is showing this answer. At which one of the following times do hour hand and minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other? तो ये टाइम ये 7, 7 and 7:05 के बीच, 7:05, 7:05 and 7:10 के बीच. तो यहाँ हम क्लॉक ले लेते हैं कि क्लॉक के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं. ये क्लॉक है, क्लॉक का जो ये पूरा एंगल होता है ये 360 डिग्री होती है, और मिनट वाला हैंड क्या है, 60 भागों में बटा है, 60 मिनट होते हैं, तो 360 अपॉन 60 इज 6 डिग्री. तो मिनट हैंड जो है 6 डिग्री चलता है 1 मिनट में. आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड 360 कितने घंटे बटे होते हैं, 12 हिस्सों में बटे होते हैं, 12 घंटे. तो ये होगा 30 डिग्री. 30 डिग्री 1 घंटे का एंगल होता है, ये 6 डिग्री 1 मिनट का एंगल होता है. तो अगर हम 1 मिनट में देखें, जो आवर हैंड है वो कितना होगा, 30 अपॉन 60, कि 1 मिनट 60 मिनट्स में बटी है पूरी. तो 1 मिनट मीन्स 30, ये ऐसे हुआ 60 मिनट में जो चला वो एंगल है 30 डिग्री. तो 1 मिनट में कितना होगा, 30 अपॉन 60 डिग्री, जो कि हाफ डिग्री आ गया. और दोनों में डिफरेंस आवर हैंड एंड मिनट हैंड में कितना हुआ, 6 माइनस हाफ मीन्स 5.5 डिग्री. दोनों में ये डिफरेंस हुआ. अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है कि 180 डिग्री आवर हैंड और मिनट हैंड 11 बार बनाते हैं 12 घंटे में. ये इंफॉर्मेशन याद रखने की. तो अब हमें देखना है कि 7 बजे कितना एंगल बना. अगर हम 7 बजे देखें तो क्लॉकवाइज ये 6 o'clock में 180 हो जाएगा, सीधा है. 7 o'clock यहाँ पर है तो 30 डिग्री और गया. तो अगर हम यहाँ से नाप रहे हैं तो हो गया 180 प्लस 30 मीन्स 210. और अगर हम इस डायरेक्शन से नाप रहे हैं तो ये एंगल हो गया, तो वो हो गया 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री. तो ये 150 डिग्री. इधर से नाप रहे हैं क्लॉकवाइज तो 150 है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से नाप रहे हैं ये एंगल तो 150 है, और यहाँ से नाप रहे हैं 210 है अप टू 7. तो 180 बनाने के लिए 7 o'clock पे तो बन ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत है. 7 और 7 5 में 5 मिनट में कितना चलेगा डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री चल देगा. 6 पंजे 30 मिनट हैंड. मिनट हैंड जब 7:05 पर है, 7:05 हो गया, तो ये भी थोड़ा सा खिसक जाएगा इधर को. तो इधर ये 30 चला और 150 तो 180 हो जाता, लेकिन 7 वाली आवर वाला हैंड भी थोड़ा सा मूव हो गया, तो 7:05 पर भी नहीं होगा, और ना बिटवीन 7 एंड 7:05 होगा. तो 7:05 और 7:10 के बीच में आएगा, तब वो हमारा
वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। और हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो ये होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 5, तो आवर हैंड जो है 5 मिनट में कितना चल लेगा, 5 इंटू हाफ मीन्स 2.5 डिग्री चल लेगा। तो उधर तो 30 हो गया, लेकिन 2.5 डिग्री इधर चलने की वजह से क्या हुआ, 180 माइनस 2.5 हो गया, सो 180 से कम हो गया। तो 7, 5 एंड 7, 10 के बीच में आंसर आएगा। ये एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें और देखना होगा कि 150 तो ऑलरेडी हो चुका था, 30 डिग्री और चलना है, और 30 डिग्री मीन्स दिस मच। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में, वो 5.5 है। तो 1 मिनट में, क्योंकि वो 6 डिग्री चलता है और वो हाफ डिग्री चलता है, तो 5.5 का डिफरेंस है 1 मिनट में। तो 5.5 डिग्री का डिफरेंस है 1 मिनट में। तो 30 डिग्री लाने के लिए होगा 1/5.5, दैट इज 11/2 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2, दैट इज 60/11। 60/11 मीन्स 5 एंड 5/11। इतने मिनट के बाद ये एग्जैक्टली 180 हो जाएगा। मीन्स 5 तो मिनट पूरे, और उसके बाद 5/11 मीन्स 0.4 समथिंग मिनट और चाहिए, तब ये एग्जैक्टली 180 हो जाएगा। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. What is the number of incorrect responses? So 90 question में मान लीजिए x questions सही हैं, तो 5x हो गए, और इसमें से डिडक्ट कितने हो गए, 2 times of wrong answers. So 90 minus x, और ये बराबर है 387. So this is 7x is equal to 387 plus 180. So 7, 6, 5. So x will be 567/7, 81, and 90 minus x is 9. So answer is A. Consider the following addition problem. 3p plus 4p plus pp plus pp is rq2, where p, q and r are different digits. What is the arithmetic mean of all such possible sums? यहाँ हम देखें यूनिट प्लेस पे p को 4 बार ऐड किया गया है, तो 4 into p should be some value which gives 2 at unit place. So 4 into p may be 8 into 4, 32, and another may be 3 into 4, that is 12. So दो वैल्यूज हो सकती हैं p की, 3 and 8. 3 and 8. तो पहला केस लेते हैं कि p is 3. p अगर 3 है तो 9, that is 33 plus 43 plus 33 plus 33, ये बराबर है RQ2 के, और ये आता है 142। और अगर P को 8 ले लें तब ये हो जाएगा 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88, और इससे अगर हम ऐड करें so this will be 262. अब 262 एंड 142 दो वैल्यूज हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स निकालना है, तो 142 प्लस 262/2, इट विल बी 404/2. So 202 will be the answer. C is the answer. Consider the following multiplication problem. PQ into 3 is RQQ, where PQ and R are different digits and R is not equal to 0. What is the value of P plus R plus Q? So PQ
इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू। सो ये ऐसा नंबर है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू आएगी। तो 5 अगर हम लें Q को तो यहाँ पर भी 5 5 दिया 15। सो दिस विल बी 5 5। वन पॉसिबल इज दिस दैट Q is 5 and then P into 3 will give 5। अब P ऐसा होना चाहिए कि उसमें मल्टीप्लाई करें सो यहाँ फिर 5 आए एंड देन R वैल्यू आए। तो यहाँ 5 आए, ऐसा नंबर होना चाहिए P का। तो P अगर हम 8 लें, इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो 24 होगा 8 इंटू 3 एंड उसमें एक जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। सो दिस विल बी 255 मीन्स 85 इंटू 3 इज इक्वल टू 255। तो R की वैल्यू हो गई 2, Q की वैल्यू हो गई 5, Q इज 5 एंड P इज 8 एंड इनका समेशन P plus R, P is 8 and R is 2 means 10, 10 plus Q, Q is 5, P plus R जो है 8 plus, क्योंकि ये P की वैल्यू है, R जो है 2 है, तो 8 plus 2 10, ये डिवाइडेड बाई Q है, सो 10 अपॉन Q, Q 5 है, तो 10 अपॉन 5 is 2, B is the answer। पैसेज है 61 क्वेश्चन है। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें। लोकतंत्रों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सो यहाँ ABCD दिए गए हैं, 1 2 3 में से हमें सेलेक्ट करने हैं। पैसेज है हिंदी में। क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है? जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है। बाजार एक व्यक्ति एक मत वोट के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं जैसा कि लोकतंत्र में होता है। कोई व्यक्ति बाजार से क्या ले पाता है, यह उसकी प्रतिभा, कौशल, क्रय शक्ति तथा मांग और आपूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। बाजार व्यक्ति के प्रयासों और कौशल का प्रतिफल देते हैं और बहुत से लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं, किंतु कुछ लोगों को ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। बाजार में जिनकी मांग है, ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं, अथवा इनमें कौशल विकसित करने में काफ़ी समय लगता है। बाजार नौकरियां सृजित करके अकुशल लोगों की भी सहायता कर सकते हैं, किंतु पूंजीवाद हमेशा से बेरोजगारी विस्फोट का साक्षी रहा है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। कैन ए डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग ए वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग? Why cannot mass welfare be left entirely to the markets? There is a built-in tension between markets and democracy. Markets do not work on a one person one vote principle as democracies do. What one gets out of the marketplace depends on one's endowments, skills, purchasing power, and the forces of demand and supply. Markets reward individual initiative and skill and may also lift many from the bottom rungs of society, but some people never get the opportunity to develop skills that markets demand. They are simply too poor and too handicapped, or skill formation takes too long. By creating jobs, markets may be able to help even unskilled people, but capitalism has always witnessed bursts of unemployment. So with reference to the above passage, the following assumptions have been made.
Modern democracies rely on the market forces to enable them to be welfare. Markets ensure sufficient economic growth necessary for democracies. Government programs are needed for those left behind in economic growth. So इसका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज फर्स्ट टू यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं की गई है, तो वो किस पर रिलाय करती हैं यहाँ नहीं मेंशन है। और मार्केट ये भी इंश्योर नहीं करता कि सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ है नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो बस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है एंड कुछ पीपल जो हैं अनस्किल्ड ही रह जाते हैं ड्यू टू पुअर, बिकॉज दे आर पुअर एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम। और मार्केट सिर्फ उनको रिवॉर्ड देता है जो कि स्किल्ड हैं, जिनके इनिशिएटिव्स हैं, और कुछ को ऊपर भी सोसाइटी में उठा देता है। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है और अनएम्प्लॉयमेंट का बस्ट ना हो। सो थर्ड इज द बी इज द आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। बच्चों को बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षिक विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की मांग भी करती है। तो पैसेज है, हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिकी, गणित और इतिहास तथा हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उनके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है, किंतु क्या हम उन्हें देश में महामारी की तरह फैले जाति भेद की कड़वाहट के बारे में, हमारी भूमि के बहुत बड़े हिस्से को ग्रसित करने वाले सूखे दुष्परिणामों के बारे में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, विकल्प के रूप में निरीश्वरवाद की संभावना आदि के बारे में शिक्षा देते हैं? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम उन्हें प्रश्न पूछने की शिक्षा देते हैं अथवा उन्हें केवल निष्क्रिय रहकर हमारे प्रज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। विद्यालय की समृद्ध कोकुंड दुनिया से निकलकर अचानक ही किशोर किशोरी स्वयं को विश्वविद्यालय की उन्मुक्त दुनिया में पाती है। यहाँ वह विचारों, प्रभावों और विचारधाराओं के द्वंद्व में बह जाती है। यह संक्रमण उसके लिए कष्टदायी हो सकता है, जिसे प्रश्न पूछने और राय कायम करने के लिए हतोत्साहित किया गया है। तो इंग्लिश में है पैसेज, इन अवर स्कूल्स वी टीच अवर चिल्ड्रन ऑल दैट is there to know about physics, maths and history and what have you, but do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country, about the specter of famine that stalks large parts of our land, about gender sensitivity, about the possibility of atheism as a choice, etc.? Equally important, do we teach them to ask questions or do we teach them only to passively receive our wisdom? From the cocooned world of school, suddenly the adolescent finds herself in the unfettered world of university. Here she is swept up in a turmoil of ideas, influences and ideologies. For someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion, this transition can be painful. Which one of the following statements best reflects the central idea of the passage? School curriculum is not compatible with the expectations of children and parents. Emphasis
academic achievements does give time for development of preparing the children to be better citizens should be the responsibility of the education system. To be a better citizen, the present world order demands societal and life coping skills in addition to academic content. So ये डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम बच्चों को बहुत कुछ नहीं पढ़ाते हैं जो कि रियल लाइफ में ज़रूरत है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, अदर ओपिनियंस एट्सेट्रा। तो जो लाइफ कोपिंग स्किल्स हैं, जो सोसाइटल स्किल्स हैं, वो भी एकेडमिक कंटेंट के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन सोचने के बारे में और पूछने के बारे में। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं 1 by। देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q and R on a straight line such that PQ is to QR is equal to 3:5. If n is the number of possible values of PQ is to PR, then what is n equal to? तो यहाँ पर PQ हमने ये लाइन ली, PQR ऑर्डर नहीं दिया है, तो ये कुछ और भी ऑर्डर में हो सकते हैं कि यहाँ R हो, यहाँ Q हो, क्योंकि एक बार P यहाँ है, P में भी in between also, it may be like this also, क्योंकि so PQ and QR is 3:5. If n is the number of possible values of PQ is to PR, so 3:5 तो दिया हुआ ही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जो कि R यहाँ पे है, तो PQ is to PR क्या होगा, 3:3 + 5, so 3:8 हो जाएगा। और दूसरा होगा 3:PR, PR will be 5 - 3, तो 3:2 हो जाएगा। तो कितने, 2 नंबर हो गए। सो आंसर इज बी। ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive squares be chosen on the diagonal along a straight path? हमें पता है चेस बोर्ड में डायगोनल में 8 होते हैं, एक साइड 8 स्क्वायर्स, 8 by 8 होता है, दूसरी तरफ भी 8 स्क्वायर्स। तो अब हम यहाँ से शुरू करें। सो वी गो अप टू हेयर, 2 स्क्वायर्स को छोड़ दिया, एक स्क्वायर इधर छोड़ दिया, तो एक स्क्वायर इधर चले गए, फिर यहाँ से 2 स्क्वायर्स छोड़ दिए और यहाँ तक पहुंच गए। मतलब 3 तरह से हमने 6 को सिलेक्ट किया, क्योंकि 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स करने थे। तो पहली बार यहाँ से स्टार्ट करके 6 किया, 8 स्क्वायर्स हैं, 2 रह गए। देन वी लेफ्ट 1 स्क्वायर फ्रॉम हेयर, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 6, देन 2 छोड़कर लास्ट तक। तो 3 तरीके ऑन दिस डायगोनल एंड 3 तरीके दूसरे डायगोनल पे, तो 6 वेज हो जाएंगे अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, और डायगोनल पर ही करना है, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ 7 होते हैं, फिर यहाँ 6 होंगे, इसी तरह ऊपर 7 स्क्वायर्स होंगे, फिर 6 स्क्वायर्स होंगे, देन देयर विल बी मैनी वेज। सो वो नहीं पूछा है, हमें सिर्फ डायगोनल पर करना है, एंड डायगोनल पर ये 6 तरीके होंगे। सो आंसर इज बी। In the series, this fill the 6 blanks using one of the following given 4 choices such that the series follows a specific order. तो अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें 2 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये डबल टाइम ए बी आ रहा है और दूसरी बार ए बी। तो इसका मतलब अगर हम डबल टाइम को भरें बिफोर गोइंग टू ऑप्शंस, सेकंड तरीका है कि हम ऑप्शंस भरना शुरू कर दें और हम यहाँ पर सिर्फ डबल वाला देखें कि क्या कुछ पैटर्न बना। सो ये हो गया ए बी। तो ये एक पैटर्न हमारा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने इन 3 से हिंट लिया। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो वी विल सी विच वन इज कमिंग। अगर यहाँ और देखें तो ये होगा ए बी और यहाँ पर होगा ए बी, देन दिस विल बी ए बी। अल्टरनेट हो रहे हैं, एक बार 2 ए आ रहे हैं, एक बार 2 बी आ रहे हैं, एंड टिल नाउ इट इज वर्किंग आई बिलीव। लास्ट से हिंट लिया, अगर नहीं हिंट मिल रहा है तो आपको ऑप्शन रखकर भी करना हो सकता है। सो दिस इज बी एंड दिस विल बी ए। सो ए बी ए बी एंड ए बी। सो दिस इज
कमिंग करेक्ट. सो ए बी, सो इन तीन में तो बी बी है तो ये तो ठीक ही नहीं है, तो ये बचा ए बी ए बी ए बी. एंड इसमें कुछ एक सीक्वेंस यहाँ भी हमें दिखाई दे गया, जबकि सीक्वेंस इनमें भी था बी ए बी ए बी. सो वी गॉट द आंसर डी, which is making sense. Using 2 2 3 3 3 as digits, how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed? तो यहाँ 5 digits हैं और 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 3 टाइम्स आ रहा है. सो यहाँ 30,000 से ग्रेटर बनाना है, तो पहली डिजिट तो 3 हो गई फिक्स. अब बाकी बची 4 प्लेसेस, ये 4 जीरोस यहाँ पर नंबर भरने हैं. तो 4 प्लेसेस में हमें कोई भी नंबर भर सकते हैं क्योंकि दैट विल बी मोर देन 30,000. तो फैक्टोरियल 4 हो गया कोई भी नंबर लेने. और इसमें दो दो फिर मीन्स एक 2 2 है और 3 3, एक 3 तो फिक्स हो गया, तो दैट विल बी दो एक जैसे आ रहे हैं. सो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2. सो दिस विल बी 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2. तो एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, नीचे फैक्टोरियल 2 विच इज 2. सो दिस विल बी 6. और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप सीधा ऐसे करें, 3 रखा और उसके बाद आप 2 से शुरू कर दीजिए क्योंकि 4 नंबर हैं. देन यू कैन पुट 2 2 3 3. उसके बाद आपने ये 2 नंबर ऐसे ही रहने दिए 3 2 एंड देन उसके बाद 3 2 3. फिर ये क्योंकि ये दो दो जो हैं सेम होंगे इसलिए इनसे डिवाइड किया. उसके बाद देन वी टेक दिस 2 हेयर. सो 3 2, ये 2 को इधर ले आए 2 3. तो अब ये सेम आ रहा है अगर हम ऐसा कर रहे हैं. सो 3 3 2, ये 2 को इधर ले गए क्योंकि इन दोनों को आपस में चेंज करें, इन दोनों को आपस में चेंज करें, सेम ही नंबर होगा. अब इसी तरह 3 के साथ बन सकते हैं, 3 और 3 ले लिया तो यहाँ भी 3 नंबर बनेंगे इसी तरह से, तो 6 नंबर्स हो जाएंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सम ऑफ 5 consecutive integers can be 100. The product of 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum. तो हमें ये देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं. तो पहला हम देखते हैं कि 5 consecutive means n-1. जब consecutive लेते हैं तो इस तरह लेते हैं, 5 लेने हैं तो n-2 प्लस n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 2, ये इक्वल टू 100 है. तो n की फीजिबल वैल्यू आती है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं और कितनी वैल्यू आती है. तो -1 -2 they cancel out and 5n are there. 5n is 100 so n is 20. तो ये तो सही है. सेकेंड स्टेटमेंट में 3 लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो इसमें हम लेंगे n-1 इंटू n. यहाँ मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट लेना है, यहाँ प्रोडक्ट लेना है तो n-1 इंटू n प्लस 1 जो कि हो गया n स्क्वायर -1 इंटू n. तो हमने 3 लिए n-1 n एंड n प्लस 1 इज इक्वल टू देयर सम. सम विल बी n-1 प्लस n प्लस n प्लस 1. तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 3n हो गया. 3n इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n. सो इसको इधर ले आए तो n क्यूब माइनस 4n इज इक्वल टू 0. n कॉमन ले लिया तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो अब 3 केस हो गए, या तो n 0 है या तो n स्क्वायर माइनस 4 0 है. जब n स्क्वायर माइनस 4 0 है तो n प्लस 2 0 है एंड n माइनस 2 0 है. तो एक तो हो गया n इज इक्वल टू 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है तो उसको हम ले नहीं सकते. जब n प्लस 2 0 है तो n इज इक्वल टू -2 हो गया, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है तो इसे भी नहीं ले सकते. बाकी बचा n इज इक्वल टू 2, तो पॉसिबल है n इज इक्वल टू 2. तो जब n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो n-1 हो गया 1, n प्लस 1 हो गया 3. तो ये भी ठीक है, तो दोनों सही हैं. सो C इज द आंसर. A cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. How many milliliters of water is contained in it? Neglect thickness of the vessel. तो ये काफ़ी यूज़ होता है फार्मूला और हमने कई बार पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है कि 1
मीटर क्यूब इज इक्वल टू, जनरली हम मिलीमीटर में ही लिखते हैं लेकिन यहाँ मिलीलीटर में है 10⁶ मिलीलीटर्स ml। और ये क्योंकि क्यूबिक 1 मीटर क्यूबिक वेसल का मीन्स अगर क्यूब लें तो उसमें 10⁶ मिलीलीटर वाटर आ जाता है। तो ये वही फॉर्मूला है और दिस इज डी। देयर आर 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. 6 persons हम इस तरह से ले रहे हैं तो इस पर्सन को इसके साथ और इसके साथ हैंड शेक करना है, ये जो अल्टरनेट है इनसे नहीं करना है। एंड दीज three of them has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. Another person, so these 3, इन 3 से हैंडशेक हो रहा है। Another person, in how many distinct possible combinations can the handshake take place? दूसरा ये हो सकता है कि इसके साथ हैंडशेक कर लें, देन इसके साथ और इसके साथ। नेक्स्ट टाइम वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है और तब बैक साइड जा सकता है, दिस देन दिस एंड देन दिस, एंड वन मोर टाइम इधर से जाके एक बार मीन्स राइट से स्टार्ट कर सकता है, एक बार लेफ्ट से। तो 4 वेज आ जाते हैं। बी इज द आंसर। इसका मैथमेटिकल भी देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी and C in the ratio P is to Q is to R. A gets the maximum share if P is greater than, तो P का ज़्यादा है Q और R से, Q प्लस R इन दोनों को ऐड कर दें तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि A को P मिल रहा है तो इन दोनों से ज़्यादा है तो A को मैक्सिमम मिला। एंड C gets minimum if R is less than P plus Q. So R is less than P प्लस Q। R के पास कम है P प्लस Q से, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये मिनिमम है क्योंकि ये इनके एडिशन से है कम। सो इट मे बी दैट 5 इज लेस देन 10 प्लस 4, तो जो Q है 4 है, उस केस में तो ये सही नहीं है। सो ओनली 1, A इज द आंसर। B पार्ट सही नहीं है। पैसेज है, पहले हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सार है? ए, किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन करना होता है। अंतरिक्ष हमारी भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, चाहे वह सौर मंडल में विद्यमान अंतरिक्ष हो अथवा अंतरातारकीय अंतरिक्ष। सी, मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। डी, कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहार ही धन सृजन का आधार होता है। परिच्छेद है, मध्ययुगीन व्यापारी चीन के बाजारों तक पहुंचने के लिए रेशम मार्ग सिल्क रोड के खतरों का जोखिम उठाते थे। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले पुर्तगाली जहाज़ों ने ज्ञान की अपेक्षा स्वर्ण और मसालों की खोज में परिचित विश्व की सीमाओं से परे यात्रा की। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरक रहा है। विज्ञान और जिज्ञासा कमजोर प्रेरक है, चाहे सौर मंडल हो अथवा अंतरातारकीय अंतरिक्ष। आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है और संसाधनों का निष्कर्षण ही वह इंजन है। तो इंग्लिश में, मेडिवल मर्चेंट्स रिस्क्ड द हैज़ार्ड्स ऑफ द सिल्क रोड to reach the markets of China. Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for gold and spices. Historically, the driver for opening frontiers has always been the search for resources. Science and curiosity are weaker drivers. The only way to open up space, whether the space of solar system
or interstellar space is to create an economic engine, and that engine is resource extraction. Best sums up. So A है wealth generation is the primary motive for any human endeavor. Space, whether space is space in solar system or interstellar space, will govern our future economy. Human beings are motivated to explore new frontiers principally by economic considerations. Wealth generation is based on the risk-taking behavior of some. So basically यही कहा गया कि कोई भी एंडेवर है उसमें जैसे कि गोल्ड सर्च है या स्पाइसेस हैं, वेल्थ के लिए ही जाते हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज. साइंस एंड क्यूरियोसिटी कम है तो सी इसका आंसर होगा. ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसीडरेशंस. नेक्स्ट पैराग्राफ हिंदी में देखते हैं. ये हिंदी इंग्लिश 2 स्लाइड्स होती हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लें. 72. इस परिच्छेद के प्रथम अंश में किस विचार का उल्लेख किया गया है? ए. असत्य बोलने के संबंध में सहमति. बी. असत्य बोलने के संबंध में असहमति. सी. सत्य बोलने के संबंध में असहमति. डी. सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति. अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है. यहाँ तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विषयक सिमेंटिक असत्य माना जा सकता है. उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो कमोबेश सोचा समझा होता है. और इसी पर 73rd क्वेश्चन भी है. निम्नलिखित में से कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुधा पाई जाती है? सत्य और असत्य को मिश्रित करना. बी. सत्य को असत्य के साथ साभिप्राय मिश्रित करना. सी. तथ्यों का मिथ्याकरण. डी. सत्य का संपूर्ण छिपाव. इंग्लिश में देखते हैं पैसेज. 2 क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड. मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिब्रेट लाइज इज रॉन्ग except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth. Even the most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contains some measure of falsehood, more or less deliberate. So 72 में agreement about telling lies, disagreement about telling lies, disagreement about telling the truth, disagreement about the harm in telling the truth. क्योंकि ये कहा गया है most people would agree, पहले भाग की बात है, that deliberate lies is wrong except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth. तो ये लाइन जो है disagreement about the harm in telling the truth, तो डी आंसर होगा. और नेक्स्ट पार्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल? मिक्सिंग अप द ट्रू एंड फॉल्स, इंटेंशनल मिक्सिंग अप ट्रूथ विद द फॉल्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ. तो ये जो लाइन, इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल ए गुड मैनी मोर लाइज दैट माइट बी रिगार्डेड एज semantic lies. Their use of word contains some measure of falsehood, more or less deliberate. So क्योंकि वो deliberate हो जो कि truth को hide कर लेते हैं, तो complete concealment of truth, D is the answer. Because mixing होगी तो that won't make any sense. Truth and false की intentional falsification. So D is the answer. Measure of falsehood. अब मैथ्स क्वेश्चंस हैं, 1 by 1 देखते हैं. Distribution of proteins, water and other dry elements in the human body. Given that proteins correspond to 16% and water corresponds to 70. So सर्कल लेंगे. सर्कल में 16% ये सेंटर में है, 16 है और 70% वाटर है. ये पूरा वाटर है और ये प्रोटीन है 16%. This is 70%. If both proteins and other dry elements
कॉरस्पॉन्ड्स टू p%, तो ये दोनों मिला करके ये p% है, क्योंकि ये d है और ये टोटल जो है p% है। सो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग p ऑन द पाई? तो ये जो 70% है ये 360, 100% को 360 दिखाता है, 70% को 360 अपॉन 100 इंटू 70 अपॉन 100 इंटू 70। सो ये कैंसिल हो गए दोनों जीरो। 36 इंटू 7 इज 2252। तो ये जो है 70% हुआ। हमें दिखाना है जो रिमेनिंग है ये वाला, तो 360 में से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो अभी हमने जो ग्रीन दिख रहा है वो निकाला है, जो ब्लू से मार्क है वो निकालना है। सो दिस विल बी 8, 10 में से एंड देन 0 एंड देन 1। सो आंसर इज सी। Joseph visits the club on every 5th day. Harsh visits on every 24 day, while Sumit visits on every 9th day. If all three of them meet at the club on Sunday, then on which day will all three of them meet again? तो 5, 24 एंड 9 का हमें एलसीएम लेना है। यही हमने पढ़ा है, जब दोबारा बेल रिंग करे या दिस तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो संडे को मिले हैं, संडे इज 0 ऑड डे और ये एवरी 5th डे जाता है, तो मीन्स दैट 5th डे वाज संडे फॉर हिम एंड देन 24th डे में संडे था और इसके 9th डे पर संडे। सो एलसीएम जैसे कि हम लेते हैं, हम 3 से डिवाइड करें तो या 2 से करें तो 3 से क्या, तो 5, दो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, तो दिस इज द वैल्यू। 2 से सिर्फ 24 हो रहा है एंड नाउ वी टेक, अगर 2 से लें तो सिर्फ ये डिवाइड होगी एंड 300, तो वी कैन मल्टीप्लाई 15 इंटू 3, 45 इंटू 8, 4, 360। सो 360 आ गया। 360 डेज बाद मिलेंगे और फर्स्ट टाइम जब वो मिले संडे था, मीन्स अगला संडे 7 दिन बाद होगा। अदरवाइज ऑल्सो वी विल डिवाइड इट बाई 7, तो 7, 5, 10, तो एक बार 3 दिन और बचे प्लस 3 ऑड डेज हो गए। 3 ऑड डेज मीन्स ये तो संडे आ गया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो वेडनेसडे मीन्स 357th डे जो हुआ संडे हो गया, और फिर 8th, 358th, मंडे, ट्यूसडे, Wednesday. So B is the answer. The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchange positions of the digits is 54. XY, Y minus X is 54. Consider the following statements. The sum of the two digits of the number can be determined only if the product of two digits is known. So x plus y कितना होगा ये हमें निकालना है, तो वो तभी डिटरमिन हो सकता है अगर हमें प्रोडक्ट पता हो। द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड। तो हम यहाँ नंबर्स को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई एंड माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 54। तो ये हो गया 9x माइनस 9y is equal to 54. So x minus y is 6. और जब x is equal to y plus 6 हो गया, तो अब हम ऐसे नंबर ढूंढ सकते हैं जो कि हमें 54 दें। तो अगर 1 रखा तो 7 हो गया, y को 1 रखा और x को y की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो x 7 आ गया, तो 71 हो गया नंबर एक्स वाई, और वाई एक्स हो गया 17। अगर हम इन्हें घटाएं तो ये 54 आ रहा है। सो वी गॉट दिस नंबर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि समेशन तभी निकाला जा सकता है जबकि प्रोडक्ट पता हो। हम नंबर निकाल चुके हैं। और दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड, तो ये सही है कि हम डिफरेंस निकाल सके x माइनस वाई इज इक्वल टू 6।
So 2 only, B is the answer. हम जब x minus y is equal to 6 निकाले था यहीं तक कह सकते थे, लेकिन हमें नंबर भी निकालने हैं तो ये फर्स्ट को रॉन्ग दिखाने के लिए रिमेनिंग पार्ट है. X said to Y, at the time of your birth I was twice as old as you are at present. So ये X है, ये Y है और Y की एज अभी at present A है, तो I was twice as old as you are at present. तो ये 2A था, लेकिन ये at the time of when Y was born, तो ये 2A minus A years पहले है. If the present age of X is 42, so 42 अभी है, मतलब 2A तब थी और A years उसमें और जुड़ गए जो कि Y की एज है ये, क्योंकि 2A A years पहले थी. So 3A is 42, so A is 14. A is 14. आगे कहते हैं 8 years ago the age of X was 5 times the age of Y. A अगर अभी 14 है जो कि Y की एज है, तो 8 years पहले ये कितना हो गया 6 का. Y की एज 6 थी 8 years ago और A की अभी 42 है. 42 माइनस 8 34 आ गया. तो 6 and 34 ये 5 टाइम्स नहीं है, तो ये गलत है. तो दिस इज रॉन्ग. After 14 years the age of X would be 2 times the age of Y. तो अभी Y की 14 है और 14 years के बाद उसकी 28 हो जाएगी. So Y की एज 14 years बाद 28 हो जाएगी एंड X की हो जाएगी 42 प्लस 14 जो कि हो गया 56. तो 56 जो है 28 का 2 टाइम्स है, तो ये सही है. So 2 only, B is the answer. If the price of an article is decreased by 20%, then new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? मान लीजिए 100 है आर्टिकल का प्राइस, 20% 80 हो जाता, लेकिन न्यू प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गया. अब ये न्यू प्राइस आया 80 और इसे 25% पहले 100 था उसे 20% घटा के 80 लाए, फिर 80 का 25% इंक्रीज कर दिया, तो 100 में हुआ 25, तो 80 में कितना होगा 25%. 80 का 25% होगा 25 अपॉन 100 इंटू 80. ये सिंपल फार्मूला होता है, पर जब ना याद हो तो ये प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं इंटू 80. कभी भी हमें x% निकालना है किसी नंबर का तो नंबर इंटू x अपॉन 100. सो दिस इज नाउ 5 से करें 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एंड 2 से ये गया 4, तो 20 आ गया. तो 20 इंक्रीज कर दिया रुपीज, तो 80 प्लस 20 100 हो गया. तो आंसर इज ए 0%, कोई चेंज ही नहीं हुआ. When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises only once only. तो कोई नंबर है उसे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया. What is the smallest such a number? तो एक तो तरीका है, यहाँ जो दिए गए इनमें से हम एक दो चेक कर लें, then we can find out which one is that number. तो हम पहले फर्स्ट या आखिरी लेके चलते हैं. We can have any roughly idea ले सकते हैं. A को किया तो 7 से किया, 7 21 2 7 एकम 7 एंड 9 नहीं है. देन वी टेक द लास्ट वन 7 3 2, then 7 7 49 and 2 1, so this okay. Then और अगर जैसे यहाँ पर हम करेंगे, इससे बाद में देखते हैं. अभी ये 49 में 2 ऐड किया तो 51, then 5, then 7 into 8 56 and 5 61, then 6, then 7 into 5 35 and 6 41, then 4 7 into 1 7 and 4 11. So D is the answer. तो ऐसे ही हम इन्हें भी चेक कर सकते हैं.
7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 21 2 56 एंड 2 58। तो ये रॉन्ग आ जा रहे हैं, ये भी रॉन्ग आ गया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग होगा। देन डी इज द आंसर। A man completes 7/8 of a job in 21 days. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%? 7/8 जॉब 21 डेज में कर लिया, तो 1 जॉब कितने दिन में करेगा? लेकिन अभी क्या है, 50% और बढ़ भी गया है। 7/8 करेगा 21 दिन में, तो 50% बढ़ गया, मीन्स 1.5 हो गया, 1 की बजाय 1.5 हो गया। सो 21/7 इंटू 8 इंटू 1.5 मीन्स 3/2। तो ये कुल काम है, कुल दिन निकलेंगे इससे। 3 and 4 36 डेज आ गए। अब 36 में अब वो कह रहे हैं कि मोर डेज, तो 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 36 से, तो 15 डेज आ गया। 15 मोर डेज आर रिक्वायर्ड। डी इज द आंसर।